नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। ये दिसंबर 2006 का यूजीसी नेट का पेपर है। ठीक है, इसमें आए हुए जो क्वेश्चन है उन पे आज हम चर्चा करेंगे। ये यूजीसी नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव आर्कटिक महासागर के अंतर्गत अवस्थित है, जबकि दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप के अंतर्गत अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत इस तथ्य का उपयोगी समर्थनकारी तर्क के रूप में करता है? तो ये है टेट्राहेड्रल थ्योरी। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र किसके उदाहरण हैं? उत्तरवर्ती अपवाह, पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र, अध्यारोपित या अनुवर्ती? तो सिंधु व ब्रह्मपुत्र जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र हैं। वो नदियां जो स्थल रूप के उत्थान के बाद भी अपने पूर्व मार्ग पर उसी दिशा में बहती रहती हैं, उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। ठीक है, दो अनुक्रमिक ज्वारों के बीच औसत अंतराल कितना होता है? ये दूसरे पेज पे चला गया है। तो दो क्रमिक ज्वारों के बीच औसत अंतराल 12 घंटे और 26 मिनट का होता है। अगला प्रश्न है, स्थान को निर्धारित करने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों को जानना आवश्यक है। तो ये क्या होता है? यह अवस्थिति को जानना आवश्यक है, यानी अवस्थिति को जानने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों को जानना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं ए और आर। ठीक है, पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल का वह निचला भाग है जिसमें बादल छाने, तूफान उठने जैसी मौसम जन्य घटनाएं घटित होती हैं। सही है। क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ये भी सही है, लेकिन यह सही ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है, समुद्र तले महाद्वीपीय तलों से कम पुरानी होती है। समुद्री जो तले हैं वो महाद्वीपीय तलों से कम पुरानी होती हैं, ये सही है। कम घनत्व वाली तथा फलस्वरूप उत्प्लावक होने के कारण समुद्र तले सबडक्शन जोन मेंटल में धकेली नहीं जाती हैं। तो ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, भूदृश्य के अपर्दन को संभव बनाने वाली ऊर्जा का परम स्रोत सूर्य है। तो ये सही है। सौर ऊर्जा भूतलीय जल को वाष्पित करता है, जिसमें से कुछ बाद में वर्षा तथा बर्फ के रूप में पर्वतीय प्रदेशों में गिरता है। तो ये भी सही है, यानी कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूकंप का आकार प्रकार अधिकेंद्र के निकट अधिकतम होता है और यह दूरी के साथ घटता जाता है। यानी भूकंप का जो आकार और प्रकार है वो एपिसेंटर अधिकेंद्र के पास जो है वो अधिकतम होता है और दूरी जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वो घटता जाता है। सही है। दूसरा है, भूकंप द्वारा निष्कासित ऊर्जा को उसके आकार प्रकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। यानी भूकंप से जो ऊर्जा निकलती है, ठीक है, उसके आकार प्रकार द्वारा उसे स्थापित किया जाता है। तो इसमें ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या प्रश्न है अगला? ये देखिए, कुछ दूसरे पेज पे चला गया। क्षेत्रीय रूपांकन के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? क्षेत्रीय रूपांकन के लिए किसका? रैंक साइज रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। क्षेत्रीय असंतुलन इनमें से किस कारण से उत्पन्न नहीं होता है? यानी क्षेत्रीय असंतुलन किसके कारण नहीं उत्पन्न होता है? संसाधनों की विषम वितरण से होता है, संसाधनों के अभाव से क्षेत्रीय असंतुलन होता है, प्रौद्योगिकी के अभाव से भी होता है, टिकाऊ आर्थिक विकास की वजह से नहीं, क्षेत्रीय असंतुलन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, नोडल रीजन का परिसीमन किया जाता है। नोडल रीजन जो है उनका परिसीमन कैसे किया जाता है? स्थानिक पारस्परिक क्रिया के आधार पर। ठीक है। लोगों के प्रवास का लाभकारी प्रभाव आरंभिक समय से ही रहा है। इनमें से महत्वपूर्ण है विचारों का विसरण, यानी लोगों के प्रवास का लाभकारी प्रभाव क्या रहा है? इससे विचारों का विसरण होता है, भाषा का प्रचार प्रसार होता है, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का नव प्रवर्तना का प्रचार प्रसार होता है। तो ये सारे सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं? तो प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छोटे शहर पनपते हैं। ठीक है। भारत में शहरी केंद्रों के वर्गीकरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कसौटी क्या होती है? यानी शहरीकरण का वर्गीकरण किया जाता है तो किस आधार पर किया जाता है? आबादी के आधार पर। अब एक प्रश्न बनेगा कि भारत को आबादी के आधार पर भारत के शहरों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो हम इस चैनल में जो है यूजीसी नेट के बारे में, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, तो इसलिए चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी करते जाइए और लाइक भी करते जाइए। ठीक है।
और अपने मित्रों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, रैंक साइज रूल में निम्नतर दर्जा वाले शहर की जनसंख्या के अनुपात में होती है। यानी रैंक साइज जो रूल होता है उनमें निम्नतम दर्जा वाले शहर की जनसंख्या के अनुपात में लघुतम शहर की जनसंख्या के अनुपात में होती है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? राजनीतिक भूगोल का जनक रैटजेल को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक भूगोल में रिमलैंड थ्योरी की विचारधारा किसने दी? यानी हार्टलैंड की जो सिद्धांत है वो मैकेंडर महोदय ने दिया है और रिमलैंड का जो थ्योरी है वो स्पाइकमैन ने दिया है। ठीक है। हार्टलैंड थ्योरी में भी बोलता है कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करता है वो संपूर्ण विश्व द्वीप पर शासन करता है, तो ये हार्टलैंड थ्योरी का है। और जबकि जो रिमलैंड थ्योरी है वो स्पाइकमैन ने दी है। ठीक है। समुद्र शक्ति का सिद्धांत जो है महान एटी महान ने दिया है। ठीक है। अगला ये देखिए प्रश्न है, ये सही नहीं बन पा रहा था तो मैंने ये मैचिंग में कर दिया। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये किसकी है? कार्ल रिटर की। ठीक है। अगला प्रश्न है इंटरेक्शन यानी अंतर संबंध का सिद्धांत। जो इंटरेक्शन है अंतर संबंध का सिद्धांत है जो ये विडाल डी ला ब्लास का है। सोशल डिटर्मिनेशन ये जो है ये किसका है? जीन ब्रून्स का है। ठीक है। अगला कार्ल रिटर, इसका यूनिटी इन डाइवर्सिटी है और रैटजेल का टेरेस्ट्रियल होल है। ठीक है। तो ये मैच कर लीजिए। यानी विडाल डी ला ब्लास का कौन सा है? इंटरेक्शन है। ए का 4 है। जीन ब्रून्स का क्या है? सोशल डिटर्मिनिज्म। यानी बी का दूसरा है। कार्ल रिटर का क्या है? कार्ल रिटर ने यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी सी का पहला है और फ्रेडरिक रैटजेल ने क्या दिया है? टेरेस्ट्रियल होल। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह दार्शनिक दृष्टिकोण जो इस बात का पक्ष पोषण करता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। यानी वह दार्शनिक दृष्टिकोण कौन सा है जिसमें यह बताया जाता है कि मनुष्य अपनी प्रकृति के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह प्रत्यक्षवाद में बताया जाता है। इसे पॉजिटिविज्म कहते हैं या वस्तुनिष्ठवाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, फसल संयोजन का परिकलन के आधार पर किया जाता है। यानी फसल संयोजन का परिकलन किसके आधार पर किया जाता है? एक क्षेत्र में फसलों का दर्जाकरण। ठीक है। इस आधार पे फसल संयोजन का परिकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ है? तो झरिया कोयला क्षेत्र जो है झारखंड में है। भारत में कोयले के औद्योगिक खनन की शुरुआत रानीगंज में हुई। ये मैंने अभी कोयले का एक वीडियो बनाया है फुल, इसमें हमने पूरा कोयला चैप्टर कंप्लीट किया है, तो उसमें जाके आप देख लीजिए कोयला से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने वहां पे चर्चा किया है, तो आप वहां जाके देख लीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर जो है, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से एक सर्वाधिक सघन संरक्षण प्रयास भारत में कब शुरू किया गया? यानी प्रोजेक्ट टाइगर भारत में सबसे पहले कब शुरू किया गया? तो ऑप्शन है 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले कब शुरू किया गया? 1973 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, यानी संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं, यह किसने दिया है? तो यह दिया जो है जिम्मरमैन ने ये शब्द कहे हैं, रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम। एक सवाल है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब 1973 में शुरू किया गया। अब उसके बाद एक सवाल बनेगा कि भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है। तो इसको सर्च करिए, इसमें हमारा एक पूरा वीडियो बना रहे हैं, बहुत जल्दी आ जाएगा, हो सकता है कल आ जाए, तो उसको देखिएगा। टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए जितने भी सवाल है वो आपको उसमें मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, पशुपालन वाणिज्यिक पैमाने पर भली भांति से विकसित हुआ है। यानी पशुपालन कहाँ विकसित हुआ है? तो यह प्रेरी और स्टेपी प्रदेश में। प्रेरीज प्रदेश कहाँ है ये कमेंट में कीजिए, ये उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। और स्टेपीज प्रदेश कहाँ है ये कमेंट में कीजिए। ठीक है। ये दोनों क्षेत्र जो है, प्रेरी प्रदेश जो है ये उत्तरी अमेरिका में। ठीक है। यहाँ पर जो है पशुपालन बहुत अच्छे से विकसित है। स्टेपीज जो क्षेत्र है ये गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपकी तैयारी में जुड़ने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।